नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर गौतम भंसाली जी, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है बॉम्बे हॉस्पिटल के, और साथ ही वो चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स ऑफ मुंबई फॉर कोविड। बहुत बहुत स्वागत है। हाउ आर यू सर? थैंक यू रुना जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सर थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जी शुक्रिया सर। थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही है, ये शायद मॉनसून के साथ एक अच्छी खबर भी आ रही है कि शायद जिंदगी फिर पटरी पर लौट सके, लेकिन अभी भी टेंशन कम नहीं है। सो वो यस डॉक्टर साहब बताइए, क्या करना होता है, क्या करना होगा? जी बिल्कुल। जिस तरह से फर्स्ट वेव आई थी, लेकिन तब हमको कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, कोविड क्या है, कैसे आ रहा है, कैसे चलेगा, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, क्या इन्वेस्टिगेशन है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे पेशेंट्स का ध्यान रखना और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, कुछ भी पता नहीं था। एवरीडे नई नई गाइडलाइन आ रही थी, उसके हिसाब से नई नई चीजें हो रही थी, नए नए प्रोटोकॉल एवरीडे बन रहे थे। यस, अभी सेकेंड वेव है, हम लोग सब तैयारी के साथ थे। हॉस्पिटल बेड, डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट, एवरीथिंग वाज अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल था। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कई बार बोला था, अभी भी बोलता हूँ, सेकेंड वेव जो आया था वो एक सुनामी की तरह आया था और सुनामी की तरह चला भी गया। तूफान तूफान जब आता है तो आपका काम होता है उसके सामने मत खड़े रहो, साइड में हो जाओ, तूफान के निकल जाने का वेट करो। जो तूफान से टकराता है वो फंस जाता है, और यही हुआ कि सेकेंड वेव में बहुत सारे जवान यंग लोगों को हमने खोया है। ये कोविड का सेकेंड वेव का सबसे बड़ा तकलीफ रहा है। लेकिन अभी वो ऑलमोस्ट चला गया है, ऑलमोस्ट जा रहा है। मानसून के साथ में थोड़ा सा माहौल अच्छा हो रहा है, लोगों के चेहरों पे खुशियां हो रही है, लोगों को लॉकडाउन से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है। लॉकडाउन में रिलैक्सेशन काफी हो रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस काफी कम हो रहे हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है अगर हम लोग प्रॉपर सावधानी रखेंगे, सतर्कता रखेंगे, तो थर्ड वेव से बच सकते हैं। थर्ड वेव अगर आती है, अभी कोई इसका साइंटिफिक बेस नहीं है, लेकिन अगर आती है तो शायद वो और तकलीफ दे सकती है हमारे बच्चों को। इसलिए हमको बहुत सावधानी रखना है। हम बाहर आ सकते हैं, काम पे लग सकते हैं, लेकिन वही एक चीज है जो एक सिंपल एसएमएस बोलते हैं हम लोग, सैनिटाइजर, मास्क, मास्क में भी डबल मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग, एसएमएस, इसका विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ में एक चीज जुड़ा हुआ है, वी वी फॉर वैक्सीनेशन, वैक्सीन फॉर ऑल। जब जब जिसका टर्न आए उस टर्न पे जाकर के वैक्सीन लगाना है। इस सेकेंड वेव में हमने यही देखा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे वो बच गए, यंग लोग इसीलिए ज्यादा गए क्योंकि वो लोगों ने वैक्सीन नहीं हो पाया था। सो हमको बहुत सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है। यस, ये मानसून हमारे लिए खुशखबरी लेकर आया है, माहौल अभी अच्छा हो रहा है, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट हो रही है, लेकिन ये मुस्कुराहट, ये स्माइल लंबे टाइम तक बरकरार रहनी चाहिए। अगर हमने 4 6 7 8 महीना अगर हमने अच्छे ढंग से कंट्रोल कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि थर्ड वेव जैसी कोई तकलीफ आएगी। ओह, आप जो कहें, काश कि ऐसा ही हो। सर, फर्स्ट वेव में जैसा कि आपने कहा, किसी को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया था। सेकेंड वेव भयानक इज द करेक्ट वर्ड शायद। उसमें क्या कहीं कोई चूक हो रही थी लोगों से ऐसी, जो सेकेंड वेव इतनी डरावनी हो गई थी? डेफिनेटली चूक हो रही थी। चूक कैसे हो रही थी कि काफी लोग जो यंग लोग थे उन्होंने कई बार गलतियां करी। मैं ये नहीं कहता कि कोई जानबूझ के गलतियां करता, बट हो जाती है। उनको कई बार ये लगता है कि मुझे फर्स्ट वेव में नहीं हुआ, पूरा एक साल मैंने निकाल दिया, तभी सेकंड वेव में भी मेरे को नहीं होगा, मैं सुपरमैन हूँ, मैं सुपर हीरो हूँ, मुझे नहीं हो सकता। दूसरा गलतफहमी कुछ लोगों को ये थी जो वैक्सीन ले रखे थे या जिन्होंने एक डोज वैक्सीन लिया था, उनको लगा था कि अब तो मेरा वैक्सीन हो गया, अब मुझे नहीं हो सकता है। इसलिए वो लोग बिना प्रिकॉशंस के बाहर घूम फिर रहे थे। और जिन लोगों को फर्स्ट वेव में नहीं हुआ था उन्होंने ये समझ लिया था कि ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, कुछ बिगाड़ेगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, रेमडेसिविर अवेलेबल है, टॉसिलिजुमेब अवेलेबल है, प्लाज्मा अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है, डॉक्टर हमारे कॉन्टेक्ट में है, अगर हमको कुछ हुआ तो हमारे को इलाज भी मिल जाएगा। ये एक गलत फहमी में जो लोग आ गए, उसकी वजह से जो लापरवाही बरती गई है, उसकी वजह से ही हमने यंग लोगों को बहुत खोया है। तो डेफिनेटली इस टाइप की गलती अब हमें आगे नहीं करनी है। हमें सतर्कता के साथ ये न्यू नॉर्मल लाइफ को फॉलो करना है। न्यू नॉर्मल लाइफ मतलब एसएमएसवी, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वैक्सीन, इसको हमें फॉलो करना है। नाइस नेम। सर, ये पूरा समय जो गया है बहुत अप्स एंड डाउन्स लेकर गया है। किसी के लिए ये एक बहुत अच्छा फैमिली बॉन्डिंग का टाइम था, क्योंकि कभी टाइम नहीं मिला इतना एक साथ बैठने का, खुद खाना बनाने का। तो किसी के लिए ये बहुत डिप्रेसिंग टाइम भी रहा है।
सो क्या आपको ऐसे पेशेंट्स भी अपने हॉस्पिटल में देखने मिलते हैं जो मेंटली बहुत टफ टाइम की वजह से बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है? उनके लिए भी क्या कोई मेडिसिन है या क्या करें? ये सुनना, ये तकलीफ हमने बहुत देखी है सेकेंड वेव के टाइम में। यंग पेशेंट जब इतने भर्ती हुए थे, जब हम उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता था, इतना बुरा हाल था कि वो बेचारे पेशेंट वेंटिलेटर पे डालने से पहले हमको हाथ जोड़ते थे कि सर प्लीज वेंटिलेटर पर मत डालिए, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी जस्ट अभी शादी हुई, मेरा ये है, मैंने अभी जिंदगी नहीं देखी है। अनफॉर्चुनेटली हमको डालना पड़ता था बिकॉज वो इतना ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट में थे कि अगर नहीं डालते तो उसी में चले जाते। माहौल डिप्रेसिंग होने का सबसे बड़ा ये था कि यंग पेशेंट जा रहे थे। फर्स्ट वेव में हमने यंग पेशेंट को नहीं खोया था या बहुत कम खोया था। फर्स्ट वेव में ये था कि 70-80 साल के ऊपर जा रहे थे लोग। वो फिर भी ठीक है, कोई भी आदमी जाता है मरता है तो अच्छा नहीं लगता, बुरा ही लगता है, लेकिन एक लगता था कि अगर 30, 35, 28, 40 का जाता है तो उसका पूरा फैमिली, बीवी और बच्चे, तो सब चीजें डिस्टर्ब हो जाती, पूरा परिवार बिखर जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा डिप्रेसिंग डिमोरलाइजिंग टाइम था हमारे लिए। मैं रोज कोविड में काम कर रहा हूँ, रोजाना मैं सुबह से लेकर शाम तक कोविड के अंदर आईसीयू में घूम रहा हूँ, पेशेंट देख रहा हूँ, इतने बुरे बुरे हालात में देख रहा हूँ। एक तो बेचारे जो ठीक है पेशेंट, तो वो घर वालों से मिल नहीं पा रहे तो बात नहीं कर पा रहे। मतलब ऐसा माहौल है, घर वाले आना चाहते हैं, घर वाले आ नहीं पा रहे हॉस्पिटल। हर तरह का माहौल एक ऐसा बना हुआ था। प्लस जब यंग पेशेंट जाता है तो खुद का मन खराब हो जाता है काम करने का। हमको लगता है यार क्या फायदा ये सब इतनी मेहनत करने का, इतना रात दौड़ भाग भाग करके हम रोज आग से खिल रहे हैं, हम अगर यंग पेशेंट को बचा नहीं पा रहे तो हमारे काम करने का क्या फायदा। उसकी वजह से काफी बार ऐसा हुआ कि हमारा स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। घर पे जाते थे तो हम हमारे बीवी बच्चों पे अननेसेसरी हम चिड़चिड़ कर रहे थे, क्योंकि एक माहौल खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है। प्लस घर जाना, क्योंकि हमारा फोन एक तरह से कॉल सेंटर बना हुआ है, हॉस्पिटल से फोन आ रहा है, आईसीयू से फोन आ रहा है, सर इसका सैचुरेशन ड्रॉप हुआ, ये बाई पे है लेकिन ये खराब हो रहा है, इसका सडनली बीपी फॉल हो रहा है, सर इसका ये हो रहा है, इसको वेंटिलेटर डालना पड़ेगा, एक डर लगता था कि आईसीयू से फोन आएगा, कोई पेशेंट के बारे में गलत न्यूज तो ना आता है। सो बहुत ही डिप्रेसिंग डिमोरलाइज पेशेंट था। लेकिन ये माहौल के बीच में भी हम लोग पेशेंट को बात करते थे, समझाते थे कि भैया डरो मत, घबराओ मत, थोड़ा हम तुम्हें उल्टा लेटने का बोल रहे हैं, प्रोनिंग पोजीशन थोड़ा उसको फॉलो करो, जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं मेडिसिन वगैरह उसको फॉलो करो। घर वालों से हम लोग उनका वीडियो कॉल पे बात करवाते थे। काफी पेशेंट आईसीयू में होते थे, तो मैंने खुद ने ये काम किया कि जब मैं आईसीयू में जाता था राउंड पे, सारे पेशेंट के रिलेटिव को, उन पेशेंट से चाहे वो वेंटिलेटर पे है, बाईपैप पे या ऑक्सीजन पे, मैं अपना खुद का मोबाइल एक पॉलीथीन में डाल के लेके जाता था। और मैं पेशेंट के रिलेटिव को बोलता था कि आपके जितने भी रिलेटिव सबको व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर लो, मैं आपका पेशेंट से आपकी बात करवाता हूँ, उनकी एटलीस्ट शक्ल दिखाता हूँ। क्योंकि कोविड नॉन कोविड में क्या होता था कि नॉन कोविड में पेशेंट के रिलेटिव आईसीयू के बाहर खड़े हैं, हम लोग रोज मिल रहे हैं, या पेशेंट के रिलेटिव आईसीयू में आकर के पेशेंट के रिलेटिव की शक्ल देख रहे हैं। यहाँ बेचारे रिलेटिव लोग, एक तो लॉकडाउन हो रखा है, सब घर में बैठे तो चिंता ये होती है कि मेरे पेशेंट का क्या होगा, मेरे पेशेंट का क्या होगा। माहौल एक ऐसा था। हम लोग कोशिश उसमें ये करते थे कि वीडियो कॉल पे उनकी बात करो, एटलीस्ट बेचारों के चेहरों पे मुस्कुराहट आवे। वी नो की सिचुएशन अलग है, खराब टाइम है, हमारे लिए भी बहुत टायरिंग था। हम भी पूरा पीपी की डबल मास्किंग में बात करना हमारे लिए तकलीफ होता था, हमारा मुंह नहीं खुलता था, गला हमारा खराब होता था, डिहाइड्रेशन होता था, हम ज्यादा पानी नहीं पी पाते थे। ज्यादा पानी पियेंगे तो सुसु आएगा, यूरिन आएगा तो हम पीपी किट के बाद आपको जाना पड़ेगा। बड़ा अलग टाइप का सिचुएशन, अलग टाइप का सर्कमस्टेंसेस था। लेकिन एक पैशन है, एक काम करने का इच्छा कि नहीं यार अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो काम करते गए, चलता गया। मतलब जो लोग कहते हैं कि दुनिया में जमीन पर भगवान अगर कोई है तो वो डॉक्टर है और क्योंकि जिंदगी तो वही बचाएगा। सर, सल्यूट टू यू, सल्यूट टू यू पीपल, यू ऑल हु रियली हेल्प सो मच। बट एट द सेम टाइम मेरा खुद का एक कंफ्यूजन है जो बहुत सारे शायद लोगों का हो। कोवैक्सीन है, अलग अलग तरीके की वैक्सीन हैं, तो क्या सब एक ही जैसी होती हैं या फिर सबका अलग अलग इम्पैक्ट होता है? अगर वो कुछ समझा सके तो। सी वैक्सीन जो है, वैक्सीन का सिंपल सा मतलब है, वैक्सीन क्या चीज है, आप वैक्सीन किसको बोलते हो। वैक्सीन एक बीमारी जो आपको होती है उसी बीमारी का माइल्ड फॉर्म है, जिसको आपकी बॉडी में डाला जाता है सो दैट आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो जब वो डिजीज आती है, जब वो वायरस आपकी बॉडी में आता है अगली बार, तो ये एंटीबॉडी खड़ी रहती है उस वायरस से लड़ने के लिए। सो वैक्सीन जो बनती है आइदर किल्ड फॉर्म ऑफ वायरस या फिर लाइव एटेन्यूटेड फॉर्म ऑफ वायरस। मतलब एटेन्यूटेड मतलब वेरी माइल्ड। सो दो तरह की वैक्सीन हमारे यहाँ पे है, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है वो लाइव एटेन्यूटेड वायरस को लेकर बनाया गया है,
और जो कोवैक्सीन है वो किल्ड वायरस को लेकर बनाया गया है, जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो कंजर्वेटिव मेथड है, वो सालों से चला आ रहा है। दोनों वैक्सीन अच्छी है, दोनों का काम है बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करना। दोनों के साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। हल्का सा जो सर्दी जुकाम बुखार होता है, टेंडरनेस होना, बॉडी एक होना, वो हल्का 1-2 दिन तक होता है, जो बच्चों को भी होता है वैक्सीन के टाइम में, बड़ों को भी होता है, तो इससे नेचुरल थिंग। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा बेचारा थोड़ा रोता है, क्राई करता है, आदमी बैठ के ट्वीट करता है कि मेरे को हो गया, मेरे को वो हो गया, ये एक थोड़ा फर्क रहता है। सो बट दोनों वैक्सीन अच्छा है मेरे हिसाब से। जिसको जो वैक्सीन जब जैसे मिलता है लेना चाहिए, दोनों के इक्वल बेनिफिट है, इक्वल फायदे हैं। सो वैक्सीन, ऑल जितने भी वैक्सीन है, जितने भी ये साइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं, पूरे प्रामाणिक तरीके से, टाइमली जब जिसका टर्न है लेना चाहिए। और सर ये ट्विटर वॉर और ये सोशल मीडिया वॉर से आप लोगों ने कैसे लड़ाई की? क्योंकि आपका तो वो फील्ड भी नहीं था। हम लोगों ने ये ट्विटर, सोशल मीडिया, ऐसी ये समटाइम आप खाली बैठे हो तो आपका काम है कि ट्वीट कर लो, ये कर लो। किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। यू नीड लॉट ऑफ गट्स टू अप्रिशिएट समबडी। आप किसी को अप्रिशिएट करो। इस टाइम में हर आदमी काम कर रहा है, काम करते हुए कुछ गलतियां हो सकती है। डॉक्टर भी जी जान लगा के काम कर रहे हैं। हम लोग रोज आईसीयू में जा रहे हैं, आग से खिल रहे हैं, हमारे भी बीवी है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, हमारे भी माँ बाप है जो बेचारे परेशान रहते हैं, हमारा भी घर परिवार है। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, इस टाइम में काम करना है, काम करना है, और पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है, और सबने किया भी है। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग भी इंसान है, भगवान नहीं है। हमारा काम है कोशिश करना, सबको नहीं बचाया जा सकता। जो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड है, हम लोग देने की कोशिश करते हैं। हम लोग हमारी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करते हैं। फिर भी आपकी एक डेस्टिनी होती है, आप सबको नहीं बचा सकते। तो जो अगर बच गया तो इसका मतलब भगवान ने बचाया, मर गया मतलब डॉक्टर ने मार दिया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। सब डॉक्टर अपनी तरफ से काम करते हैं, कोशिश करते हैं। किसी भी डॉक्टर को अच्छा नहीं लगता कि उसका पेशेंट खराब हो जाए। तो डॉक्टर खुद दुखी होता है अगर उसका पेशेंट खराब होता है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, घर जाके घर वालों पे बेचारा अपना स्वभाव ऐसा निकालता है। क्योंकि मेरे साथ ये सब बीती हुई है, मैंने किया हुआ है। इसलिए कभी भी कोई डॉक्टर को अच्छा नहीं लगेगा अगर उसका पेशेंट खराब होता है। तो डॉक्टर को आप देखिए, वो रात को भी उठ के आते, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और ये सब चीजें पहले से करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोविड में कर रहे हैं, हम लोग पहले से कर रहे हैं। कोविड में पब्लिक को पता पड़ा है कि हम लोग रात दिन मर मर के काम कर रहे हैं, ये जस्ट थोड़ा सा मालूम पड़ा है। बट ठीक है, ये टाइम है काम करने का, करना चाहिए। आने वाले टाइम में इसकी एक हिस्ट्री लिखी जाएगी। हमारे चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन हमसे पूछेंगे कि 2019 2020 में एक कोविड जैसी कोई पेंडेमिक आया था, आप लोग कहाँ थे? आप लोग छुप के घर में बैठे थे या फील्ड में काम कर रहे थे? हम लोग प्राउडली कह पाएंगे, या हमें गिल्ट फील नहीं होगा कि हम छुपे थे। हमें प्राउडली कहेंगे कि यस, हम लोग फील्ड में थे। रूना जी भी फील्ड में थी, रूना जी भी लोगों के इंटरव्यू ले रही थी, लोगों को नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। इस तरह से हम लोग भी काम कर रहे थे, और सबको करना चाहिए काम, और सबने पूरी मेहनत से काम किया। नॉट ओनली डॉक्टर्स, नर्सेज, जो हर हॉस्पिटल की बैकबोन होती है। काफी नर्सेज ऐसी जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है बेचारी को, नर्सेज जो पीरियड्स में थी लेकिन अपना डायपर पहन पहन के, पैड पहन करके बेचारों ने काम किया नर्सेज ने कोविड के अंदर, जिनको हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। नर्सेज जिनके ऊपर पेशेंट भी चिल्लाता है, जिनके ऊपर पेशेंट का रिलेटिव भी चिल्लाता है, जिनके ऊपर असिस्टेंट डॉक्टर भी चिल्लाता है, जिनके ऊपर डॉक्टर भी चिल्लाता है करके, फिर भी बेचारी सबका डांट सुन सुन के बावजूद भी 24 घंटा वही काम करती है। सो एक बैकबोन जो होता है हर हॉस्पिटल में, वो होता है नर्सिंग स्टाफ, जिसको हम लोग हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। हमें लगता है उनको सैल्यूट करना चाहिए। और साथ में मुंबई पुलिस या हर जगह की पुलिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सब लोगों ने, किसी ने ऐसा नहीं किया कि 9 to 5 जॉब किया, 9 to 5 काम किया, या सैटरडे संडे छुट्टी मारी। नो, यहाँ पे सब लोग 24/7 रात दिन मर मर के काम कर रहे थे। कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, कुछ भी नहीं, सब लोगों ने काम किया। इसलिए सबको इक्वली सैल्यूट होना चाहिए कि ऐसे पैंडेमिक, ऐसे टाइम में सब लोगों ने कोई टाइम नहीं देखा और लगातार मर मर के काम किया। That's why I said always say salute to each and everybody who contribute in this time. कंप्लीटली अग्री। मतलब आई एम गेटिंग दोस गूज बम्स आ रहे हैं जब आप बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, इतना मोटिवेशनल लग रहा है मुझको। मुझे सच में ये बताइए, इतनी सब न्यूज आप पढ़ते होंगे, आपको अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेटेड रखना ही पड़ता है। नई नई मेडिसिन आती हैं, नई नई चीजें आती हैं पूरी दुनिया में। एज अ डॉक्टर, क्या आपको लगता है हम लोगों ने, हमारे देश ने जो किया वो अच्छा किया, या आपको लगता है कि शायद कहीं कोई चीजें और की जा सकती थी? मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान, जो हमारी कंट्री है,
जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत पीछे आता है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स है वर्ल्ड वाइड। हमारे पास बेस्ट ऑफ बेस्ट नर्सेज है। हमारी नर्सेज की कद्र यूके, यूएस, यूरोप में होती है। हमारे डॉक्टर्स की कद्र यूके, यूएस, यूरोप में करते हैं वहां लोग। हमारे पास पुअर है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन कोविड टाइम में सबने मिलजुल के काम किया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप किया कि हमारी मोर्टेलिटी रेट पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है। हमारे इन्फेक्टिविटी रेट पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है। हिंदुस्तान के अंदर जितना काम हिंदुस्तान हुआ, जो हर अच्छी मेडिसिन जो अवेलेबल होनी चाहिए एक लास्ट पर्सन को, गांव के नुक्कड़ कोने वाले आदमी को, हर किसी को वो मेडिसिन अवेलेबल हुई है। सब लोगों ने काम किया है। ऐसा नहीं है कि मुंबई में मेडिसिन अवेलेबल थी और छोटे से गांव राजस्थान में वहां मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मुंबई में वेंटिलेटर था और छोटे से गांव में वेंटिलेटर नहीं मिला। सब जगह पे मिला। सब जगह पे एन वक्त पे सुविधाएं बढ़ाई गई, जंबो सेंटर बढ़ाए गए और काम हुआ है। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान ने जो काम किया पैंडेमिक में, ये एक वर्ल्ड लीडर के रूप में बनकर के बाहर निकला है और निकलेगा। और हाँ, ब्यूटीफुल। लास्ट में क्या कुछ अपने लोगों को कहना चाहेंगे, कोई लास्ट में संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि डर बरकरार रहना चाहिए क्या, ताकि लोग डर के ही अपने आप को सेफ करते हुए चले। रोना डर होता है, डर होना चाहिए, डरना जरूरी भी है, क्योंकि हमको आगे जीना है, मर मर के नहीं जीना है। थोड़ा सा डर होता है, थोड़ा सा डर जरूरी है, लेकिन सावधानी रखो, सतर्कता रखो। किसी चीज से डरने का, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग, काफी लोग हमसे बोलते हैं कि मुंबई मॉडल, मुंबई मॉडल। ये मुंबई मॉडल क्या चीज है? मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि मुंबई मॉडल कोई मॉडल है ही नहीं। मुंबई मॉडल एक सोच है, एक थॉट प्रोसेस है। जिस मुंबई मॉडल के अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉय, स्वीपर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुलिस, अपने सोशलाइट, सब लोगों ने मिल करके काम किया है 24/7। वो मुंबई मॉडल है। मुंबई मॉडल एक वैसा सोच है जिसके अंदर हमारा चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हमारे सारे प्राइवेट हॉस्पिटल की मीटिंग बुलाए और मीटिंग बुला करके, आई एम द चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल। सो मीटिंग में उन्होंने कोई ये नहीं बोला कि डॉक्टर साहब मैं तुम्हारा हॉस्पिटल हेडअप लूंगा, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को बंद कर दूंगा, तुम्हारा हॉस्पिटल हम सरकार ले लेगी, हम इस पे इनकम टैक्स बुला लेंगे, ये बुला लेंगे। कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने एक ही लाइन कही कि डॉक्टर साहब, दिस टाइम इज नॉट फॉर चैरिटी, दिस टाइम इज फॉर सेक्रीफाइस। मैं चाहता हूँ, हमारा गरीब मरीज कहाँ जाएगा? इस गरीब, ये चीफ मिनिस्टर कहते हैं उद्धव ठाकरे साहब हमारे साथ मीटिंग में, हमारा गरीब मरीज बेचारा इलाज के लिए कहाँ जाएगा? ये कोविड बीमारी है। एक परिवार में एक साथ 5-7 लोग बीमार होते हैं। हार्ट अटैक आता है तो एक को आता है, ब्रेन स्ट्रोक आता है तो एक को आता है। एक का खर्चा पॉसिबल है, पर एक परिवार में 5-7 लोग आ गए, एक का बिल अगर 5-5 लाख हुआ, 25-30 लाख रुपया लाएगा कहाँ से मरीज? आप रेट कम करो, प्राइवेट हॉस्पिटल अपने रेट कम करे। मुंबई एक पहला सिटी है वर्ल्ड का जिसने सबसे पहले अपने रेट कोविड बेड के हॉस्पिटल में गवर्नमेंट रेट पे काम किया, और आज लगभग 1 साल 4 महीना ऊपर हो गया है, उसी रेट पे अभी तक काम चल रहा है। और उसमें हमारा जो बॉम्बे हॉस्पिटल है, बॉम्बे हॉस्पिटल ने अपनी पूरी एक बिल्डिंग गवर्नमेंट की रेट पे कर दी, कोविड के लिए डिवोट कर ली, और उसमें भी सारे रेट जो है वो गवर्नमेंट रेट पे कर दिया। उन्होंने ये बोला कि हमको कोई पैसा इसमें कमाना नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है। सो ये मुंबई मॉडल है। ये एक तरह की सोच है जिसमें चीफ मिनिस्टर ये बात करते हैं कि टाइम चैरिटी का नहीं है, सेक्रीफाइस करने का है। मुंबई मॉडल जो है, इसीलिए मैं बोलता हूँ वो एक तरह का सोच है कि जब यहाँ म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर चहल जिस दिन पहले दिन यहाँ ज्वाइन किया, तो मुझे फोन करते हैं कि ऑफिस आओ, मीटिंग करते हैं, अपन प्लानिंग करते हैं। तो मैंने कहा साहब, ऑफिस नहीं, अपन चलते हैं फील्ड में, चलते हैं, सेनापति सड़क पे आना चाहिए, तो मालूम पड़ना चाहिए, लोगों में एक भरोसा आना चाहिए कि ये सब लोग हमारे साथ में। हमारा यहाँ का म्युनिसिपल कमिश्नर मेरे साथ हॉस्पिटल में जाते हैं, कोविड आईसीयू में पीपी किट पहन के जाते हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर खुद पीपी किट पहन के आईसीयू में जाते हैं। वहाँ डॉक्टर, नर्सेज, स्वीपर, वार्ड बॉय से पर्सनली बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम जानते हैं, और उनको अपना मोबाइल नंबर दे के आते हैं कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें फोन करो, मेरे को कभी भी व्हाट्सअप कर देना। जहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर और मैं दोनों साथ में धारावी जैसी जगह गए, जहाँ पे धारावी मॉडल हमने बनाया कि धारावी में कहीं विस्फोट ना हो जाए। धारावी करेक्ट। में म्युनिसिपल कमिश्नर, हमने 4 किलोमीटर हमने लंबा एक ही जगह जाके देखा कि यहाँ लोगों की प्रॉब्लम क्या क्या है। जब सेनापति खुद सड़क पे आता है तो युद्ध आराम से जीतता है। ये एक तरह का मुंबई मॉडल है। मुंबई मॉडल एक ऐसी सोच है जिसमें हमने एक ऐसा, वर्ल्ड में पहली सिटी है जिसने वार्ड वॉर रूम क्रिएट किए। वार्ड वॉर रूम का मतलब है कि हमने मुंबई को 24 डिफरेंट वार्ड में डिवाइड किया, जो ऑलरेडी मुंबई में वार्ड है, और हर वार्ड में डॉक्टर्स बैठाए गए।
आपकी रिपोर्ट, कोविड की रिपोर्ट सबसे पहले मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डॉक्टर के पास जाएगी। पेशेंट से पहले डॉक्टर के पास जाती है। वो डॉक्टर रिपोर्ट पेशेंट को इन्फॉर्म करता है, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेता है, उसके घर एम्बुलेंस जाती है, सैनिटाइजर वाले जाते हैं, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वाले उसके पेशेंट के घर जाते हैं, पेशेंट को वहां से उठा करके उसके चॉइस के हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। ऐसा मॉडल कहीं पे भी नहीं है। पेशेंट को उसकी रिपोर्ट इन्फॉर्म करने से लेकर के हॉस्पिटल में बेड अलॉटमेंट तक करवाना, ये मुंबई का वार्ड वॉर रूम करता है। दिस इज कॉल्ड मुंबई मॉडल। इसलिए मैं बोलता हूँ मुंबई मॉडल एक सोच है। मुंबई मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर डायलिसिस पेशेंट, मुंबई के अंदर 15,000 से ज्यादा डायलिसिस के पेशेंट है। लेकिन डायलिसिस पेशेंट कोविड की वजह से बेड नहीं मिले, ये नहीं मिले, डायलिसिस नहीं हो पाए, ऐसा होने नहीं दिया। हमारे डॉक्टर श्रीरंग बिच्छू है जिन्होंने इसमें काम किया, एक ऐसा पोर्टल डेवलप किया कि कोविड पॉजिटिव डायलिसिस वाले पेशेंट को घर बैठे स्लॉट मिलता है कि आपका 2 बजे स्लॉट है आज, और आप कहाँ रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं, ठीक है, बॉम्बे हॉस्पिटल जाके अपना डायलिसिस करवाइए, आपके लिए स्लॉट बुक है। पेशेंट को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड मुंबई मॉडल। ये एक तरह का सोच है। मुंबई मॉडल एक ऐसा सोच है जिसमें 3 महीना पहले तैयारी होती है कि ऑक्सीजन कम तो नहीं पड़ जाए कहीं मुंबई में, तो पहले से हम लोग तैयारी करके रखे थे। यहाँ पे 3 महीना पहले हमारी टास्क फोर्स इसमें काम करने लगी है। दिस इज कॉल्ड मुंबई मॉडल। इस तरह से मैं बोलता हूँ कि मुंबई मॉडल एक कोई मॉडल नहीं है, ये एक तरह का सोच है, थॉट प्रोसेस है। इसलिए इसको पूरा वर्ल्ड आज कॉपी करने के लिए लगा। मैं इसी में रोना जी आपको एक हरिवंश राय बच्चन साहब की एक छोटी सी 2 पंक्तियां वो बताता हूँ मैं आपको, जो उन्होंने कही थी और हमको बहुत अच्छी लगी थी, और ये कोविड टाइम में बहुत कोरिलेट करती है। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। चल रहा अजीब दृश्य है, चल रहा अजीब दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। सो इस कोविड के अंदर नॉट ओनली डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉय, स्वीपर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबने मिलकर काम किया। सब लोगों का एक सहयोग रहा है। इवन सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ बढ़ के लोगों ने खाना बांटा है, हर तरह पीपी किट बांटे, हर तरह से अपना काम किया। सो लोगों को बोलता हूँ सावधानी रखिए, सतर्कता रखिए। ये खराब वक्त एक आया है, निकल जाएगा। और मेरा वादा है सबसे, आप सबसे वादा है, देख लेना बहुत जल्दी एक ऐसी सुबह होने वाली, बहुत जल्दी एक ऐसी सुबह होने वाली है जब लोग कंधों पे ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं, ऑफिस का बैग लेके घूमेंगे। बहुत जल्दी एक ऐसी सुबह होने वाली है जब गली मोहल्लों पे एम्बुलेंस नहीं आएगी, स्कूल के बच्चों की वैन आएगी। और हाँ, देख लेना एक ऐसी सुबह होने वाली है जब भीड़ अस्पतालों पे नहीं, चाय की टपरी पे लगने वाली है। हाँ, देख लेना एक ऐसी सुबह बहुत जल्दी आने वाली है। थैंक यू। ब्यूटिफुल। आई मीन मन द्रवित हो जाए ऐसी बात कह देते हैं आप। और आपकी सोच को भी सलाम, आपके जज्बे को भी सलाम, और इतना सारा समय दिया है उसके लिए बहुत सारे प्रणाम, बहुत सारे नमस्कार आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।